तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि अगर आप सफलता के पीछे भागेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। दुनिया का हर वो चीज जिसे आप चाहने के लिए दिन रात एक कर दें तो वो आपको निश्चित रूप से मिल पाती है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपसे यही कहेंगे कि उम्र थका नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, उम्र थका नहीं करती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र कभी थका नहीं करती और ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार खुद भी तुम्हें हरा नहीं सकती। ठीक है ना। और एक बात और आप जानते होंगे कि सफलता यानी प्यारे बच्चों सक्सेस, सक्सेस सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों के ऊपर ना फिदा हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भाई सफलता सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है ना। सफलता सबसे बड़ी कुंजी है, बड़ी पूंजी है। समझ गए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज से हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं और हिंदी का एक नया बैच है सुबह का 7 बजे से। हमें उम्मीद है कि यह बैच आगे तक चलता रहेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है। और इस क्लास में प्यारे बच्चों हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं ये गोधूली भाग 2 और गोधूली भाग 2 का चौथा नंबर चैप्टर, क्योंकि तीसरा नंबर चैप्टर तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों पढ़े थे हम लोग क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़े थे 20 के दांत। और तीसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़े थे क्या, भारत से हम क्या सीखें। और आज प्यारे बच्चों हम लोग चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। वही नाखून जो हमारे हैं, समझ गए ना, जो आप लोगों के पास भी हैं, उसी नाखून की बात हो रही है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बारे में ना पहले हम आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बताते हैं कि आखिर ये चैप्टर कहता क्या है। एकदम विस्तार से बताएंगे और ये चैप्टर पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। हिंदी में ना कहा जाता है कि अगर हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो उससे रस निकलता है। ठीक है। हिंदी को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो उससे रस निकलता है। अरे ठीक है, हैं? हाँ ठीक है, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि चैप्टर 4 है हिंदी का, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे लेखक परिचय और पूरा कहानी और कहानी का सारांश। इसी पर प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे और जितना भी हम आपको अभी पढ़ाएंगे वो अभी इसी क्लास में हम आपको याद भी करवा देंगे। समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू किया जाए। लेकिन उसके पहले जो बच्चे और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी नोट्स ले लें, टारगेट बोर्ड का स्टडी मटेरियल लें, टॉपर का नोट्स लें, तो इसके लिए प्यारे बच्चों टॉपर बैच में आप लोगों को ज्वाइन होना है। तो जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, इस टॉपर बैच में अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो भाई अभी भी मौका है, आप टॉपर बैच में एडमिशन लीजिए और लेकर के आराम से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए या तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से बैच को परचेज कर लीजिए, या फिर आपके पास ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग आराम से किसी तरीके का कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इस बैच में आप लोगों को जुड़ने के लिए मात्र 999 यानी कि 999 रुपए पे करने होते हैं, जो कि आप आसानी से पे कर सकते हैं और पे करके इस क्लास में जुड़ सकते हैं। हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं चौथा नंबर चैप्टर। और अगर हम बात करें इस चैप्टर का, तो ये एक प्यारे बच्चों निबंध है। निबंध समझते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कहानी है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर कविता है, लेकिन प्यारे बच्चों ये निबंध है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे मिलकर के एक बार प्यारे बच्चों क्लास को लाइक करिए, अपने सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर के बारे में बात किया जाए, यानी कि इस नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में बात किया जाए, तो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से यही बताया गया है कि आज जो हमारे पास नाखून है और इस नाखून को हम बढ़ने पर काट लेते हैं, लेकिन बहुत समय पहले एक्चुअल में ये जो प्रश्न है ना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इसी चैप्टर के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के बेटी ने उनसे एक बार सवाल पूछ दिया कि पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। समझ गए ना, पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरा वर्णन किया और कहा कि आज जो हम लोग नाखून को काट देते हैं, वो नाखून बहुत समय पहले हमारा रक्षा करता था। यानी बहुत समय पहले यही नाखून और ये दांत हमारे मुख्य हथियार हुआ करते थे। अरे आदि मानव के बारे में जानते हैं ना, बताइए। आदि मानव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आदि मानव का मुख्य हथियार क्या हुआ करता था, नाखून और दांत हुआ करता था। आज भी जब झगड़ा होता है तो आदमी 2 तरीके का हथियार जरूर यूज करता है। अगर निहत्था आदमी है ना, तो कम से कम नाखून से एकदम बखोरता है, ना जहां मन तहां एकदम बखोड़ लिया अगर लड़ाई हुआ था, या फिर दांती काट लेता है। तो आज भी नख और दंत यानी कि नाखून और दांत हमारे क्या है, मुख्य हथियार है। आज भी नाखून और दांत हमारे मुख्य हथियार है।
तो लेखक यही कहते हैं कि समय ऐसा था कि नाखून और दांत ही हमारे मुख्य हथियार होते थे, लेकिन अब जो समय है धीरे 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 मॉडर्न युग आते गया, अत्याधुनिक युग आते गया, और आज एक से एक बड़े बड़े हथियार निकल गए। और जब बड़े बड़े हथियार निकल गए तो अब जो है वो नाखून का काम रहा नहीं। समझ गए ना? अब लोग नाखून को हथियार के रूप में यूज नहीं करते हैं, अब हथियार के रूप में एकदम सीधे ठोकिए देते हैं। समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों, अब हथियार के रूप में नाखून का यूज नहीं होता है। और पहले जो मनुष्य था ना, वो जानवर के जैसा रहता था। समझ गए ना? बंदर सुने हैं ना? बंदर से मनुष्य बना है। तो पहले मनुष्य भी क्या था? एक पशु था। तो पहले जब पशु था तो पशु के कारण उसका नख बड़ा रहता था, लेकिन अब जब इस नाखून का यूज हम लोग हथियार में नहीं करते हैं तो इस नाखून को काट लेते हैं। लड़कियां नहीं काटती है, लड़कियां तो और इसको अच्छे से बढ़ा लेगी और बढ़ा करके 4-5 रंग से इसको पेंट कर देगी। समझ गए ना? 4-5 रंग से इसको क्या कर देगी? एकदम नेल पॉलिश कर देगी इसको। समझ गए? तो अब जो है ना, वो नाखून सौंदर्यता का एक रूप हो गया है, यानी कि नाखून के कारण लोग सुंदर दिखते हैं। नाखून को लोग सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे तरीके से इसको डिजाइन करते हैं कि सुंदर दिखें। समझ गए ना? अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं कि सुंदर दिखें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम मजा आ जाएगा पढ़ करके, ठीक है ना? एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, अगर आप इतना जानते हैं, इतना हिंदी पढ़ते हैं, तो इतना तो जरूर पता होगा ना कि इस चैप्टर के निबंधकार कौन है। लेखक नहीं कह सकते हैं हम, निबंधकार कहेंगे, चूंकि ये चैप्टर क्या है? एक निबंध है, और इसलिए प्यारे बच्चों ये एक निबंधकार हुए। और इस चैप्टर के निबंधकार कौन है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए। आपको पता होगा इस चैप्टर के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, जिनका चित्र हमने यहां पर लगा दिया है। इस चैप्टर के लेखक हैं प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, अपने ही यूपी बिहार के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के बलिया से। समझ गए ना? उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, ठीक है, यानी आजादी के पहले 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में, लेकिन मृत्यु हुआ था दिल्ली में। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली लगभग सटा हुआ इलाका है। समझ गए ना? अगर आप दिल्ली कभी जाएंगे ना तो देखेंगे कि दिल्ली में जो नोएडा ये सब आता है ना, नोएडा का नाम कभी सुने होंगे, नोएडा सेक्टर, तो वो सब यूपी में ही आ जाता है। तो दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों का बॉर्डर एक जगह मिला हुआ है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों का बॉर्डर एक जगह मिला हुआ है। समझ गए ना? मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कब यूपी में आ गए, पता ही नहीं चलेगा कब हरियाणा में आ गए, पता ही नहीं चलेगा कब दिल्ली में चले गए। समझ गए? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, लेकिन दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया 1979 ईस्वी में। अब इनके प्रमुख रचना, यानी कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या क्या लिखा, कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन सी कहानी, कौन कौन से निबंध और क्या क्या उपन्यास वगैरह क्या क्या लिखे, इन सब के बारे में ना अभी प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अभी हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो अच्छे तरीके से ना आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। अगर आपसे याद हो सकता है तो 2-4-5 का नाम याद कर लीजिएगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको बता देंगे, आपको याद कर लेना है। जैसे प्यारे बच्चों अशोक के फूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि बताइए अशोक के फूल किनकी रचना है, तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके अलावा विचार और वितर्क किनकी रचना है, तो विचार और वितर्क भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, ठीक है ना? शिरीष के फूल, शिरीष के फूल, ध्यान रखिएगा, ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये तीन प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। उसके अलावा एक कुत्ता और एक मैना, सूर साहित्य, चारु चंद्रलेख, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये वाला फिर याद कर लीजिएगा, आलोक पर्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सूर साहित्य, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, ये वाला भी प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, अन्नाम दास का पोथा, इसको याद कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पान भट्ट की आत्मकथा, पृथ्वीराज रासो, इसको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व भारती, ये सब जितने भी रचना आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। इनके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है, याद रहेगा ना? बताइए, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है। अच्छा, ये जो अभी हम आपको आलोक पर्व प्यारे बच्चों यहां पर बताए थे, ये वाला देख लीजिए, ये जो आलोक पर्व बताए थे ना, आलोक पर्व, आलोक पर्व जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा तो आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, आलोक पर्व पर इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रहेगा ना? आलोक पर्व पर प्यारे बच्चों इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए याद रहेगा? आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, आलोक पर्व पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रहेगा ना? चलिए अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा इन्हें एक और अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? तो मिला था
पद्म भूषण, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, ठीक है ना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि भी इनको प्राप्त है, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की उपाधि भी इनको प्राप्त है। बस एक उपाधि हुआ करता था जो लोगों को सम्मान में दिया जाता था, तो डी लिट की उपाधि भी इनको मिल गया है, समझ गए ना। तो ये तीन आप लोग ध्यान रखिएगा, कम से कम ये तीन प्यारे बच्चों कम से कम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बताइए अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन से लेखन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना होगा आलोक पर्व पर, ठीक है ना, आलोक पर्व पर भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी मिला है। तो इतना जो प्यारे बच्चों जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया ना, अशोक के फूल विचार और वितर्क, शीर्ष के फूल, आलोक पर्व, कालिदास की लालित्य योजना, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो और अनाम दास का पोथा, कम से कम इतना तो जरूर याद कर लीजिएगा कि ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, वाह क्या बात है, आलोक पर्व, सारे बच्चे एकदम पढ़ने में मन लगाए हुए हैं भाई। मनीषा कुमारी, सुधांशु कुमार, गुलाम मुन दांगी, उत्सव गुप्ता, क्रिकेटर शुभम, टीलू भाई, नम्रता सालोनी, महक प्रिंस, सरकी तेरनी, आरती, वाह, मन कुमार, अनीश सिंह, मैक्स धमाका म्यूजिक, राजीव कुमार, अप्रीता, नीता, पूनम, नेश्वर, अंशु, मून, शुभम, वाह क्या बात है भाई, सारे बच्चे एकदम लगे हुए हैं, सारे बच्चे एकदम लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर को ना एकदम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, और लास्ट में हम आपको पढ़ाएंगे इसका सारांश। लेकिन पहले हम लोग ना इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे भी छोटे बच्चे को ना सवाल पूछने का हैबिट ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर आप बच्चे के पास बैठेंगे तो आपका बच्चा दिमाग खा जाएगा, समझ गए ना, दिमाग खा जाएगा, इतना सवाल पूछता है। बच्चों में सवाल पूछने का ना कैपेसिटी ज्यादा होता है। आप किसी भी सवाल को पूछने से पहले 10 बार सोचेंगे, ये सवाल हम पूछे कि नहीं पूछे, ये सवाल हम पूछे कि नहीं पूछे। लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं, वे लोग के मन में जो आता है ना सब पूछ दिए। जैसे छोटा बच्चा एक होता है और वो किसी भी चीज को देखा तुरंत अपने पापा से पूछता है, पापा ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे बना, ये क्या काम करता है, ये कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है। अगर एक खरगोश को लेकर के चले जाइए आप अपने घर में, बच्चा आपसे 10 सवाल कर देगा, पापा ये क्या है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, इससे क्या होता है, ये काटता भी है, ये बोलता भी है, समझ गए ना। मतलब 1000 तरह के सवाल आपसे हो जाएगा। मतलब एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें सवाल पूछने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस चैप्टर के निबंधकार हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, ठीक है ना, और उन्होंने इनसे एक सवाल पूछ दिया। क्या सवाल? कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसी पर ये पूरा कहानी लिख दी है जो आज हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, समझ गए। तो यही कहते हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने, देखिए कह रहे हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। लेखक कहते हैं कि आज के पहले हमने विचार ही नहीं किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन हमारी छोटी लड़की ने पूछ दिया एक दिन कि बताइए पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हमने कुछ सोचा ही नहीं, हमने कुछ बोला ही नहीं, समझ गए ना। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। यानी कि नाखून तो बढ़ जाते हैं और हर एक 3-4 दिन पर बढ़ जाता है। आप काटिएगा फिर बढ़ जाएगा, आप काटिएगा फिर बढ़ जाएगा, और नहीं काटिए तो स्कूल में मरम्मत होता है बढ़िया से। पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे ना तो वहां पर सप्ताह में नाखून चेक होता था, दिखाओ नाखून कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, नाखून कटा हुआ है, नहीं कटा रहता था तो पिटाई भी होता था, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को आदत होता है मुंह से नाखून काटने का। कितने ऐसे बच्चे, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आदत है कि मुंह से नाखून काटते हैं? बताइए, मुंह से मतलब दांत से। मुंह से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुंह से नाखून काटते हैं, दांत से नाखून काटते हैं? ये प्यारे बच्चों बिल्कुल गंदी आदत है, समझ गए ना। मुंह से नाखून काटना एकदम गंदी आदत है। लेकिन कभी कभी ये गंदी आदत हम भी कर लेते हैं, हमें भी गंदी आदत है, कभी कभी हम खुद भी कर लेते हैं ये, समझ गए ना। ध्यान नहीं रहा तो मुंह में लगा देते हैं, जो कि गंदी आदत। जब याद आता है अगर मुंह में नहीं लगाना चाहिए तब फिर हटा देते हैं, समझ गए ना। और बहुत सारे बच्चे मुंह से नाखून काटते हैं, ये तो आदत ही होता है। बहुत सारे बच्चे देखिए लिख भी रहे हैं कि सर ये मेरा आदत है, लेकिन आदत बुरा है, समझ गए ना। क्योंकि नाखून में बहुत सारे गंदगी होते हैं और इन गंदगी को शरीर में नहीं जाना चाहिए, और हम इसे क्या करते हैं मुंह में लेते हैं तो कीटाणु अंदर चला जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। लेखक कह रहे हैं, निबंधकार जो है, हम निबंधकार की जगह हम लेखक बोलेंगे, बोलना थोड़ा आसान है। तो इस चैप्टर के लेखक कह रहे हैं कि नाखून को काट दीजिए,
वो चुपचाप कट जाएगा, वो चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेगा, भाई काट दो। लेकिन फिर एक निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही सिंध पर हाजिर हो जाएगा। जैसे एक निर्लज अपराधी होता है ना, उसको कितनों मार दीजिए, पीट दीजिए, गरिया दीजिए, लेकिन फिर वही काम करेगा। वैसे ही नाखून एक निर्लज अपराधी का है। लेखक कहते हैं कि नाखून भी क्या है, नाखून भी एक निर्लज अपराधी है, जिसको काट दीजिए ना, फिर भी वो सिंध पर हाजिर हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। समझ गए ना, समझ गए। तो कह रहे हैं कि नाखून भी एक निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर हो जाता है। आखिर इतने बेहया क्यों है? मतलब देखिए, लेखक जो है वो नाखून को बेहया कह रहे हैं कि एकदम बेहया है। बेहया समझते हैं ना, बेहया उसको कहा जाता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी है, चाहे कोई बच्चा है, उसको हम अपने घर में आने के लिए मना कर दे, तू हमारे घर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो घर पर आ गया, तो हम कहते हैं एकदम बेहया है। माना करते हैं फिर भी आ जाता है, एकदम निर्लज है, बोलते हैं ना। तो वैसे ही नाखून को बेहया कह रहे हैं, क्या और निर्लज कह रहे हैं कि इसको काट दीजिए और बार बार फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। एक निर्लज अपराधी है, एक बेहया है। समझ गए, ये लेखक कह रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि लेखक आगे क्या कहते हैं। कुछ लाखों वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, वनमानुष मतलब वही आदि मानव, वन में रहने वाला मनुष्य। जब हम लोग पहले वन में रहते थे, ठीक है ना, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। पहले की बात हो रही है आदि मानव की, कि पहले जो व्यक्ति होते थे ना, उनकी रक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए नाखून की जरूरत थी। असल में वो उसके अस्त्र हुआ करते थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। समझ गए ना, मतलब कि पहले अस्त्र के रूप में नाखून और दांत ही हुआ करता था, लेकिन पहले नाखून, किसी भी मतलब अटैक किया कोई भी, तो नाखून से पहले क्या करते थे, उसको एकदम पकोड़ लेते थे। समझ गए ना। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। ठीक है ना, रामचंद्र जी की 12वीं सेरा के पास ऐसे ही अस्त्र थे। देखिए, शुरुआत में क्या था प्यारे बच्चों, शुरुआत में था नाखून। समझ गए ना, जो कि अस्त्र का काम किया करता था। अच्छा, एक बात आप लोगों से हम पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा शायद प्यारे बच्चों, हम आपको बताएंगे आज। ठीक है ना, बताइए। एक सुनते हैं अस्त्र, ठीक है ना, और एक सुनते हैं प्यारे बच्चों शस्त्र। तो आप लोग बता सकते हैं कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, कितने बच्चे को पता है? कितने बच्चे को पता है? जरा देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। फटाफट से बता दीजिए। आई डोंट नो सर। अच्छा, नहीं पता है? हमको पता है भैया। क्या पता है भाई, बताइए। आई डोंट नो सर। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फेंकने वाला को अस्त्र कहते हैं और नहीं फेंकने वाले को शस्त्र कहते हैं। गलत है, ठीक है ना, गलत है। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए। देखिए प्यारे बच्चों, अस्त्र होते हैं, हथियार जैसे दो प्रकार का होता है ना। एक हथियार होता है जो नजदीक से चलाते हैं, और एक हथियार होता है जो दूर से चलाते हैं। पता है? एक हथियार जो हम लोग नजदीक से चलाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि पहले बाघ का नख का प्रयोग किया जाता था हाथ में पहन करके, भाला हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, गदा हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, तलवार हो गया। तो ये सब मतलब जो नजदीक से चलाने वाला हथियार होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नजदीक से चलाने वाला हथियार, नजदीक से चलाने वाला हथियार, नजदीक से चलाने वाला हथियार। ठीक है, तो नजदीक से जो चलाने वाला हथियार होता है ना, उसको अस्त्र कहा जाता है। जो हथियार नजदीक से चलाया जाता है उसको अस्त्र कहा जाता है, और जो दूर से चलाया जाता है, ठीक है ना, जो हथियार दूर से चलाया जाता है, जो हथियार दूर से चलाया जाता है। ठीक है, तो आज के बाद अस्त्र और शस्त्र में अंतर याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसे हम लोग राइफल से, बंदूक से मारते हैं ना, धनुष बाण हो गया, उसको दूर से चलाते हैं ना, एकदम खींचते हैं, एकदम मार देते हैं। ठीक है ना, तो ये सब शस्त्र हो गया। तो जो नजदीक से चलाया जाए उसको अस्त्र कहते हैं, जो दूर से चलाया जाए उसको शस्त्र कहते हैं। तो अब आप बताइए, नाखून हमारा अस्त्र था कि शस्त्र था? नाखून हमारा अस्त्र था कि शस्त्र था? आप कहेंगे कि सर अस्त्र था। ठीक है ना, और इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर ये लिखते हैं कौन, लेखक, कि असल में वो वही उसके अस्त्र थे। यहां पर शस्त्र नहीं लिख रहे हैं। हिंदी में ना हर एक वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा लॉजिक होता है, और सब लोगों को ये लॉजिक नहीं पता होता है। सब लोग आपको ये चीज नहीं बता पाएंगे। यहां पर हम आपसे पूछते कि बताइए यहां पर शस्त्र क्यों नहीं लिखे, तो क्योंकि नाखून शस्त्र नहीं है, नाखून अस्त्र है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो असल में नाखून ही अस्त्र होते थे, दांत भी थे, लेकिन नाखून के बाद ही दांत का स्थान आता था। ठीक है, और पहले लोग नाखून का यूज किए, उसके बाद जब नाखून
का यूज नहीं किए, तो उसके बाद पेड़ों का डाली काट लिए थे। जैसे राम जी का जो वानरी सेना था ना, वो ये सब का ज्यादा यूज किया था, ठीक है ना। पत्थर का ढेला का यूज किया था, पेड़ की डाली का यूज किया था। यानी कि नाखून के बाद जो अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाया गया वो था पत्थर का ढेला और पेड़ की डाली, ठीक है ना। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही क्या थे, अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, पहले हड्डियों का भी हथियार बनता था। अच्छा, एक हम आपसे पूछ दें कि बताइए, हड्डी का हथियार कौन भगवान के पास रहता है? बताइए अगर आपको पता है तो। हिंदी में प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत क्वेश्चन है पूछने के लिए। बताइए कौन से ऐसे भगवान हैं जिनके पास हड्डी का हथियार है? भगवान इंद्र, ठीक है ना। इंद्र के पास दधीची मुनि का हड्डी का वज्र है। प्यारे बच्चों, आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि दधीची मुनि की हड्डी से क्या बनाया गया है। तो दधीची मुनि की हड्डी से बनाया गया है भगवान इंद्र का वज्र। समझ गए ना, भगवान इंद्र का जो वज्र है ना, वो दधीची मुनि के हड्डी से ही बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों से भी हथियार बनाए जाते थे। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र। देखिए, देवताओं के राजा का वज्र, तो देवताओं के राजा कौन है? भगवान इंद्र हैं। देवताओं के राजा भगवान इंद्र हैं, तो उनका वज्र जो है ना वो हड्डी का है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। पूछ गया ना, अभी ना आपको बताया और आ गया, ठीक है ना। मनुष्य और आगे बढ़ा, यानी कि पहले लोग क्या करते थे, नाखून के बाद लोग पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे, पेड़ पौधों के टहनियों का इस्तेमाल करने लगे अस्त्र के रूप में। उसके बाद फिर हड्डियों का इस्तेमाल करने लग गए, समझ गए ना, क्योंकि हड्डी भी मजबूत होता था। अब जब धीरे धीरे मनुष्य और आगे बढ़ा, ठीक है ना, और मनुष्य आगे बढ़ा, तो उसने धातु के हथियार बनाने शुरू कर दिए। धातु यानी कि लोहा वगैरह का हथियार बनाना शुरू कर दिया। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वो विजयी हुए। मतलब जब धातु का अस्त्र बना, जिनके पास धातु का अस्त्र होता था तो वो विजय हो जाते थे, वो जीत जाते थे। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र हुआ करते थे। यानी कि लेखक कहते हैं कि देवताओं ने मनुष्यों से भी सहारा लिया। क्यों भाई? क्योंकि देवताओं के पास तो हड्डी का अस्त्र हथियार होता था ना, लेकिन मनुष्यों के पास लोहे का हथियार होता था, ठीक है। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। यानी कि जिन्होंने, जब लोहे का हथियार निकल गया, जब लोहे का हथियार निकल गया था, तो जिन्होंने लोहे के हथियार का यूज नहीं किया वो हार गए, और जिन्होंने लोहे के हथियार का यूज किया वो जीत गए। और हारने वालों में कौन थे? नाग थे, सुपर्ण थे, यक्ष थे, गंधर्व थे, असुर थे, राक्षस थे। ये सब लोहे का हथियार यूज नहीं कर रहे थे, तो ये लोग हार गए थे। समझ गए ना। इतिहास और आगे बढ़ा। देखिए, कह रहे हैं कि इतिहास और आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम बरसक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सबको मालूम है। कह रहे हैं कि अब धीरे 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 करके इतिहास और आगे बढ़ा, और आज आप लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरीके का हथियार यूज कर रहे हैं। बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कारतूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बम बरसक वायुयान है, ऐसा वायुयान, ऐसा हवाई जहाज जो सिर्फ बमें बरसाता है। समझ गए ना, वैसा वायुयान है। यानी कि प्यारे बच्चों, अब जो है ना, मनुष्य जो है वो नखधर नहीं रहा, यानी कि अब उसको नाखून पर डिपेंड नहीं रहना है। अब मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा है। अब लोग नाखून पर भरोसा नहीं करते हैं कि लड़ाई होगा तो नाखून का यूज करेंगे। अब लोग एटम बम पर भरोसा करते हैं। एटम बम यानी कि परमाणु बम पर। देखते हैं ना, तुरंत कहता है कि परमाणु बम पटक देंगे, नक्शे मिट जाएगा। कहता है कि परमाणु बम पटक देंगे, नक्शे मिट जाएगा। परमाणु बम बड़ा खतरनाक होता है, समझ गए ना। परमाणु बम प्यारे बच्चों बड़ा खतरनाक होता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि सर परमाणु बम कितना खतरनाक होता है? अभी आप लोग सुने हैं कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है? देखिए आपको हम बताते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि परमाणु बम कितना खतरनाक होगा ये वो उसके साइज पर निर्भर करता है कि परमाणु बम कितना बड़ा है। समझ गए ना, परमाणु बम कितना बड़ा है ये उसके साइज पर निर्भर करता है। तो अगर जहां पर परमाणु बम गिराया जाएगा, जैसे यहां पर अगर परमाणु बम गिराया जाएगा ना, तो यहां के 10 किलोमीटर के एरिया में प्यारे बच्चों कोई भी चीज नहीं बचेगा, जल करके राख हो जाएगा। समझ गए ना, 10 किलोमीटर तक के एरिया में चारों तरफ सब कुछ जल करके राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ गए, 10 किलोमीटर तक के एरिया में। और उसके बाद फिर अगला जो 10 किलोमीटर का एरिया है, अगला जो 10 किलोमीटर का एरिया है, उस अगले 10 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ जल करके तो राख नहीं होगा, लेकिन एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, मतलब टोटल व्यक्ति मर जाएगा। क्योंकि इस एटम बम से इतना खतरनाक किरण, गामा जैसा किरण निकलता है ना। सोचिए, एक्सरे जो होता है प्यारे बच्चों, उससे कह सकते हैं कि कई एक गुना ज्यादा खतरनाक किरण निकलता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। और प्यारे बच्चों, वो परमाणु बम में भरा होता है। समझ गए ना। अच्छा, कुछ बच्चे को यह नहीं पता चल रहा है कि सर कारतूस मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, कारतूस मतलब क्या होता है आपको हम बताते हैं। कारतूस पहले होता था, समझ गए ना, जैसे
बंदूक में गोली डालते हैं ना, बंदूक में गोली, तो गोली की जगह ना कारतूस डाला जाता था, जिसको मुंह से ऐसे करके उखाड़ा जाता था और मुंह से उखाड़ करके उसको बंदूक में भरा जाता था और उसको चलाया जाता था। और उसी कारतूस के चलते सिपाही विद्रोह हुआ था, उसी कारतूस के चलते सिपाही विद्रोह हुआ था, आपको पता है। क्योंकि कहा गया था कि इसमें गाय का चमड़ी मिलाया गया है, तो हिंदुओं ने कहा कि जब गाय का चमड़ी मिलाया गया है तो हम उसको मुंह में नहीं लेंगे, तो इसलिए सिपाही विद्रोह हो गया था। ठीक है, खैर चलिए वो सब इतिहास की बात है, हम लोग यहां पढ़ते हैं। नकदर मनुष्य अब चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, अब सब कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि अब जो मनुष्य है ना, वो एटम बम की ओर बढ़ गया है, यानी कि परमाणु बम की ओर बढ़ गया है। अब वो परमाणु बम पर भरोसा करता है, लेकिन फिर भी प्रकृति जो है वो कहते हैं कि नहीं, तुम लाख परमाणु बम बना लो, लेकिन हम तुमको तुम्हारा जो पहले वाला अस्त्र है उससे वंचित नहीं करेंगे। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है, तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंता वाली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। यानी कि यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि भले तुम आज परमाणु बम बना लो, कितना भी डेवलप कर लो, लेकिन ये नाखून जो है हमेशा ये याद दिलाते रहेगा, हमेशा ये याद दिलाते रहेगा कि तुम वही नखदंत जीव हो जो हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले नाखून पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। ठीक है ना, आज पहले प्यारे बोलते हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है कि नाखून क्यों नहीं काट रहे हो, नाखून तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा है। डांटते हैं ना, अपने बच्चों को लोग डांटते हैं ना कि नाखून क्यों नहीं काट रहे हो, नाखून इतना बड़ा बड़ा है। लेकिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पहले वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। लेखक कहते हैं कि आज लोग नाखून न काटने पर डांटता है, और अगर हजारों वर्ष पहले चल जाइए तो लोग नाखून काटने पर डांटते होंगे। अरे नाखून कहाँ काट दिया जी, अगर कोई जानवर अटैक कर देगा तो कैसे रक्षा करेगा अपना, कैसे अपने आप को बचाएगा। तो पहले लोग नाखून काटने पर डांटते थे और आज लोग नाखून न काटने पर पिटते भी हैं। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वो कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वो अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यानी लेखक नाखून के बारे में कह रहे हैं कि नाखून आज भी बढ़ रहा है, नाखून आज भी बढ़ रहा है और उसी रफ्तार में बढ़ रहा है। नाखून को यह नहीं पता है कि आज हमारा कोई यूज नहीं रहा, आज हमसे कई लाख गुना शक्तिशाली हथियार निकल चुके हैं, अब हमारा कोई यूज ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नाखून बेचारा अंधा है, वो नहीं जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहज महसूस होता है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहां है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। आपको पता है ना, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम, पता है ना। तो वही कह रहे हैं कि यह चीज भुलाया नहीं जा सकता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर क्या किया था, परमाणु बम गिरा करके हत्याकांड किया था। यह तो उसका नवीनतम रूप है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि मैं जब अपनी नाखून की ओर देखता हूं तो मैं क्या हैरान हो जाता हूं कि यह हमारी पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी कि हमारी जो पश्चात वृत्ति है, पहले वाली जो आदत है, उसका प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यानी कि यह मनुष्य की पशुता है, यह दर्शाता है कि मनुष्य भी जानवर था, मनुष्य भी पशु था, और इसको कितना भी काट दो यह हमेशा ये बढ़ जाएगा और तुमको ये जनाता रहेगा कि तुम वही नखदंता वाली जीव हो। समझ गए ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदियों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्सायन के कामसूत्र से यह पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम करके संवारता था। यानी कि कामसूत्र, जो कि वात्सायन के द्वारा लिखा गया है, एक पुस्तक है, तो उस कामसूत्र से यह पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले
भारतवासी जो थे वो नाखून को जम करके संवारते थे। संवारना मतलब जम करके सजाते थे। नाखून को क्या करते थे? सजाते थे। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है, ठीक है ना। अब जो नाखून को काटने की कला है ना वो काफी ज्यादा मनोरंजक है। अब कुछ लोग नाखून को कैसे काटते हैं भाई, तो एकदम ट्रायंगल के जैसा काटेंगे, त्रिभुजाकार काटेंगे। कुछ लोग नाखून को वर्तुलाकार काटेंगे, कुछ लोग नाखून को चंद्राकार काटेंगे, कुछ लोग नाखून को दंतुल के आकार का काटेंगे। देखते हैं ना, खास करके लड़के तो भाई एकदम दांत से ही रगड़ देते हैं, लेकिन लड़कियां एकदम तिरछा करके काटेगी, सीधा करके काटेगी, एकदम वर्तुलाकार तक, त्रिभुजाकार तक, दंतुलाकार तक, कोणकार, मतलब खूब ज्यादा सजाया जाता है। और ये आज नया नहीं हो रहा है। कामसूत्र से ये पता चलता है कि जो नाखून सजाने का जो इतिहास है ना वो 2000 वर्ष पहले, यानी कि आज से 2000 वर्ष पहले से नाखून को सजाया जा रहा है, नाखून को संवारा जा रहा है। समझ गए ना? तो ये आज का नया चीज कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मतलब विभिन्न आकृतियों के नाखून उन दिनों दिलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सित्थक और अलकक्त से क्या यत्न पूर्वक रगड़ करके लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस देश के लोग नाखून बड़े बड़े पसंद करते थे, तो जवाब आपको देना होगा गौड़ देश के लोग नाखून बड़े बड़े पसंद करते थे, ठीक है ना। और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखून को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और जो कला होता है उसका भी। लेकिन समस्त उद्योगामी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बताया है, यह बात चाहूं तो मैं भूल नहीं सकता। समझ गए ना? मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास यंत्र सहज वृत्तियां रह गई है, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर ऐसा गुण पैदा कर लिया कि वो वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। यानी कह रहे हैं लेखक कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अब यूज नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो अनायास बढ़ते जा रहा है। अब उस चीज का यूज नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो बढ़ते जा रहा है, जबकि उसका कोई यूज नहीं है और शरीर के अनजाने में भी अपने आप को वो काम करती रहती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना, ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों, शरीर के कुछ ऐसे चीज, जैसे दांत एक बार टूट जाता है दोबारा उग जाता है, दोबारा टूटेगा तो तिबारा नहीं उगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य के दांत उसके मुख्य हथियार हुआ करते थे, तो भगवान ने कहा कि चलो भाई इसको 2 बार देते हैं। हो सकता है कि एक बार टूट जाए, तो एक बार देखते हैं, दूध वाला जो दांत होता है वो टूट जाता है, और दूध वाला जब दांत टूटता है ना तो फिर एक नया दांत उगता है, तो इसलिए दांत 2 बार होता है, ठीक है ना। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, बताइए अनजान स्मृतियों को क्या कहा जाता है या फिर सहजात वृत्तियों को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सहजात वृत्तियों को ही अनजान स्मृतियां कहा जाता है। हमारी भाषा में इनके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। पर कौन सोचता है? सोचता तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। लेखक कह रहे हैं कि नाखून का बढ़ना जो निशानी है ना वो इसका निशानी है। समझ गए ना? पशुत्व का, पशु का। नाखून का बढ़ना एक पशु का निशानी है, लेकिन नाखून का काटना एक मनुष्यता की निशानी है। नाखून काट रहा है यानी मनुष्य आज यह दिखा रहा है कि हम सभ्य हो गए हैं। और पहले मनुष्य को नहीं पता था कि नाखून काट लेने पर कोई व्यक्ति सभ्य हो जाता है। तो पहले पशुता का निशानी था, अब मनुष्यता का निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उनके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर के वह आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। यानी कि मनुष्य जो है ना हमेशा चाहता है कि हम अपने हथियार बड़ा करें, अस्त्र शस्त्र बड़ा करें। समझ गए ना? और इसलिए वो नए नए खोज करते रहते हैं, और इसलिए अब नाखून का यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक कहते हैं कि मनुष्य कह रहा है कि हम नाखून बढ़ करके ना मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, नाखून काट करके हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या यह सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए कि मनुष्य आज पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? देखते हैं ना, आए दिन हमेशा सुनते हैं कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको खा गया, लोग मांस खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। तो बताइए ये मनुष्य क्या मनुष्य है या फिर पशु बन गया है? तो यही लेखक पूछना चाहते हैं कि आज मनुष्य मनुष्य है या फिर पशु बन गया है। समझ गए ना? अस्त्र बढ़ाने की ओर या फिर अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। बोल रहे हैं हमारी बेटी ने हमसे प्रश्न नहीं किया है, वो संपूर्ण मानवों से ये प्रश्न किया है कि बताओ तुम पशु की ओर बढ़ रहे हो या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हो? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष है। मैं पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है।
लेखक कह रहे हैं यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कि जानते हो अभी भी नाखून क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवस्थित हुआ। 15 अगस्त को जब हम लोग अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे, इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है? अनधीनता या किसी की अनधीनता का आभास, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना होता है। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। समझ गए ना? यानी कहते हैं कि हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, उस दिन कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है। उस दिन को असली कहना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंस डे। सेल्फ डिपेंडेंस मतलब अपने आप पर हम डिपेंड हो गए हैं। समझ गए ना? सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि हम अपने आप पर डिपेंड हो गए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सकता है? उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। स्व मतलब अपना होता है, स्व मतलब अपना। तो आज तक मनुष्य ने जितने भी सारे नाम रखें, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो इसमें स्व है, स्वराज मतलब स्व है, स्वाधीनता इसमें भी स्व लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जितने भी आज तक मनुष्य ने ये सब नाम रखे उसमें स्व का बंधन अवश्य रखा है, जिससे अपनापन का बोध होता है। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में है, हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में यो देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंच करके आरक्षित छोड़ गए हैं। यानी कुल मिलाकर के ये बात बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि अब जो है ना, हम लोग वो पहले वाले नहीं हैं। अब हम लोग अपने आप पर निर्भर हो गए हैं। अब हमें किसी के लिए सहारे की जरूरत नहीं है। अब हम लोग स्व मतलब अपना, और अपने आप पर हम लोग क्या हो गए हैं? निर्भर हो गए हैं। तो यही सब बात लिखा हुआ है। ठीक है, हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। जितना ज्यादा परिस्थिति बदला, उतना ज्यादा लोगों ने नए नए हथियार खोज किए, और जितना ज्यादा लोगों ने हथियार बनाया, उतना ही ज्यादा उलझन बढ़ गया है। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, टेंशन बढ़ते जा रहा है। पहले के लोग इतना टेंशन लेकर के नहीं चलते थे, अरे काम हुआ नहीं तो पड़े हैं एकदम पीपल के पेड़ के नीचे में। समझ गए ना? लेकिन आजकल के लोग एकदम एसी में बैठेंगे, लेकिन काम दिन रात करेंगे, माथा में हमेशा टेंशन। और आजकल जानते हैं, आजकल प्यारे बच्चों आपको पता भी होगा, माइंड को लोग रेस्ट नहीं करवाते हैं, और माइंड को रेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, और हमने एक दिन रिसर्च किया प्यारे बच्चों इस चीज के ऊपर, तो हमें एक चीज लगा कि आजकल के लोग ना अपने माइंड को रेस्ट देते ही नहीं है, माइंड को हमेशा खटाते रहते हैं। जैसे सोचिए ना कि आप सब काम करने के बाद जाते हैं अपने बेड के ऊपर कि चलते हैं भाई जरा सोएंगे, लेकिन सोने जाते हैं तो मोबाइल चलाते हैं। अब मोबाइल में बहुत सारे चीज आते रहते हैं और दिमाग उस चीज को कवर करते रहता है। समझ गए ना? बहुत सारे चीज ऐसे आए, बहुत सारे बात ऐसे आए जो दिमाग को याद रखना पड़ता है। तो वहां पर भी जब आप लेटे हुए हैं तो आपका शरीर लेटा है, लेकिन माइंड आपका रेस्ट नहीं कर रहा है। माइंड वहां पर भी यूज में आ गया। मोबाइल देख रहे हैं, डाटा को ये कलेक्ट कर रहा है, तो हमेशा दिमाग कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट जब कर रहा है तो दिमाग को रेस्ट आएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो आजकल के लोग दिमाग को रेस्ट ही नहीं देते हैं, और पहले के लोग दिमाग को रेस्ट देते थे। न मोबाइल हुआ करता था, ना कुछ, आराम से एकदम बैठ जाते थे पीपल के पेड़ के नीचे और एकदम झपकी ले रहे हैं। समझ गए ना? वो मजा अब नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि आजकल उलझन बढ़ गया है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोच करके स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं है होता है। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। कह रहे हैं कि मनुष्य तो आदर्श है, कहता है कि हम आदर्श हैं, अपने बच्चे को हमेशा अपने सीने से चिपका करके रखता है। अरे सीने से तो चिपकाने के लिए एक बंदरिया भी अपने बच्चे को सीने से चिपका करके रखती है, तो क्या बंदरिया भी मनुष्य का आदर्श बन जाएगी? बताइए, बंदरिया भी अपने बच्चे को सीने से चिपका करके रखती है, तो क्या बंदरिया भी मनुष्य का आदर्श बन जाएगी? यही बात कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधितता के नशे में चूर होकर के अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये लाइन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखिएगा।
लोग दोनों ही जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरे इशारों पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारा पूर्व संचित भंडार में वो सब हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। तो ये सब प्यारे बच्चों बोला जा रहा है किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं। यानी कि हमारे देश में जातियों की कमी नहीं है, जातियां हमारे देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता की नाना श्रेणियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना। मनुष्य पशु से किस प्रकार से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव अपने ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उनमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। कह रहे हैं कि भले मनुष्य जो है ना वो पशु से, मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो पशु का ही रूप है, लेकिन पशुओं से कुछ तो भिन्न है मनुष्यों में, पशुओं से कुछ तो भिन्न है मनुष्यों में। समझ गए ना? क्या भिन्न है? तो वो भिन्न है प्यारे बच्चों संवेदना। मनुष्य को एक दूसरे के प्रति संवेदना है। जैसे अगर कोई दुख दर्द में होता है तो हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, अरे भाई तुमको बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। ये सिर्फ मनुष्यों में होता है, पशुओं में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पशुओं में भी होता है कि अरे भाई पैसू तुमको बड़ा दुख है, बैल तुमको बड़ा दुख है। ऐसा होता है क्या? मनुष्यों में ही होता है। समझ गए ना? मनुष्यों में क्या होता है? श्रद्धा होता है, किसी व्यक्ति के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होता है, तप है, त्याग है। मनुष्य त्याग करते हैं, पशु त्याग नहीं कर सकते हैं। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर के चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए अत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ये जो श्लोक है ना, ये महाभारत का श्लोक है जिसमें कहा गया है यदि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्भयता महाराजा सत्य क्रम क्रोध एवच। तो ये महाभारत का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि अनंतर इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से सत्य पर और क्रोध पर अगर मनुष्य कंट्रोल कर ले तो फिर वो किसी भी हद तक पहुंच सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्रोध जो कि मनुष्य, यहाँ पर एक लाइन आपको बताया ना कि क्रोध में आकर के मनुष्य जो है ना वो भले अपना वचन मन और शरीर के विकार को क्या करता है, वो निकाल देता है, लेकिन क्रोध करना नहीं चाहिए। और पशुओं में क्रोध नहीं होता है। आजकल के लोग कहते हैं ना कि ये जानवर गुस्सा आ गया, पशुओं में क्रोध नहीं होता है। ठीक है ना? वो तंग आकर के आपके ऊपर हमला जरूर कर सकता है, लेकिन वो कभी गुस्से में नहीं आता है। जैसे सांप अगर फुफकार मारता है ना तो कहते हैं सांप गुस्से में आ गया, गुस्से में नहीं आता है। गुस्सा सिर्फ मनुष्य को आता है, क्रोध सिर्फ मनुष्यों को आता है, पशुओं को गुस्सा नहीं आता है। समझ गए ना? पशुओं को गुस्सा नहीं आता है। समझ गए? आज प्यारे बच्चों मनुष्य का शरीर इतना बड़ा है, सोचिए ना, मनुष्य का शरीर इतना बड़ा है, मनुष्य एकदम कंडीशनर में रहता है, एयर कंडीशन में रहता है, एकदम मतलब कह सकते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु में रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, ऐसी अवस्था में मनुष्य रहता है। फिर भी वह अधिकांश दिन बीमार पड़ जाता है। जबकि एक पशु, एक पक्षी खुले में विचरण करते हैं, पानी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ऐसे ही बाहर में रहते हैं, फिर भी न तो उनको ठंडा लगता है, ना तो उनको लू लगता है, ना तो उनको किसी प्रकार का कोई रोग सताता है। क्यों भाई? क्यों? इस पर कभी विचार किए हैं आप? हैं कि मनुष्य तो इतना अपने आप को सुरक्षित रखता है, फिर भी उसको अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और पशु पक्षी जो खुले में विचरण करते हैं ठंडा गर्मी बरसात में, उनको आज तक कुछ नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों खान पान पर निर्भर करता है सब कुछ। मनुष्यों का जो आज खान पान है ना वो बिल्कुल पशु के जैसा हो गया है, वो मनुष्य का खान पान है ही नहीं। चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, और पता नहीं क्या क्या उसको क्या बोलते हैं, मंचूरियन हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, मोमो। तो ये सब क्या है? ये सब मनुष्यों का खाना है क्या? अभी कुछ दिन पहले रिसर्च से पता चला है कि मोमो खाने से कैंसर होता है। बताइए। और लोग मोमो को खूब पसंद करते हैं, खूब खाते हैं, और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि मोमो से कैंसर होता है। आपके शरीर का चर्बी बढ़ता है, फैट बढ़ता है, और फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो आज तो लोग यही ना कर रहे हैं। तो ये सब प्यारे बच्चों सोचना चाहिए। ठीक है ना? अन्यंत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ही ठीक कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का मनुष्यता इसी में है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसते रहते हैं।
मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ, ठीक है ना। आजकल लोग कहते हैं कि सुख क्या है? बाहरी उपकरण ले आओ, सोफा लगा दो, बढ़िया एक पलंग लगा दो, मशीन लगा दो, एसी लगा दो, कूलर लगा दो, पंखा लगा दो, टीवी लगा दो, एकदम बढ़िया से, यही सब सुख है। लोग आजकल ना इसी को सुख समझ लेते हैं, मशीनों को सुख समझ लेते हैं। एकदम बढ़िया से को फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लिया, उस पर बैठ गया। फॉर्च्यूनर क्या है? मशीन है। और आज के लोग ना इस मशीन को ही इस मशीन को ही सुख समझ लेते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा था कि बाहर नहीं, भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा व्यक्ति कहा था कि बाहर मत देखो, अपने भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को यानी कि झूठ को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। यानी कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था कि देखो भाई, इन सभी से ना दूर हो जाओ, झूठ से दूर हो जाओ, मन से हिंसा को दूर करो, यानी कि मारपीट मत करो, क्रोध और द्वेष को दूर करो, ये सब करो, प्रेम की बात सोचो, प्रेम से बात करो, लोगों के साथ प्रेम से जुड़ो, ठीक है ना। पशु की प्रवृत्ति को हटाओ, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। बोले कि जब ये बूढ़े ने ये सब सलाह दिया कि भाई ये सब करो ना, तो उसको मार दिया गया, गोली मार दिया गया। मतलब जो अच्छा बात कह रहा है आज उसको नहीं रहने दिया जाता है, आज उसको गोली मार दिया जाता है, मार दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अपने समाज से दूर कर दिया जाता है। अच्छे व्यक्ति को समाज में नहीं रहने दिया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। अच्छे व्यक्ति को समाज में नहीं रहने दिया जाता है। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति भी हावी है। मैं हैरान होकर सोचता हूं बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठ करके मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। यानी कह रहे हैं कि मनुष्य की ये बूढ़ा व्यक्ति कितनी अच्छी बात बोला था कि ये सब विचार करो, प्रेम के बारे में सोचे, लेकिन उनको हटा दिया गया। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि कभी ना कभी भविष्य में ऐसा तो दिन आएगा, कभी ना कभी भविष्य में एक ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, मनुष्य का आवश्यक नहीं बल्कि अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। प्यारे बच्चों, पहले मनुष्य को पूंछ भी हुआ करता था, आपको पता है? मनुष्य को पहले पूंछ भी हुआ करता था। अभी भी पूंछ का हड्डी, टेल जिसको अभी भी टेल बोन बोला जाता है, समझ गए ना, पूंछ की हड्डी, वो अभी भी मनुष्यों में है। और मनुष्य को पहले पूंछ हुआ करता था क्योंकि मनुष्य जो है ना वो बंदर से बना है और बंदर को पूंछ होता था, मनुष्यों को भी पूंछ होता था। लेकिन देखिए धीरे धीरे करके पूंछ खत्म हो गया ना, पूंछ खत्म हो गया ना। उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि एक दिन नाखून भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन यह मरणोशास्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ते देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी वृद्धि को रोकना मनुष्य का क्या तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। अच्छा, लोग घृणा करने के लिए किसी को सिखाते हैं कि देखो भाई, किसी को घृणा करना, ये करना, वो करना। लोग अपने आप घृणा करना शुरू कर देते हैं। वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना क्या है? मनुष्य का यहीं तक हुआ है क्या? सॉरी, नहीं, दूसरे का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणों शास्त्रों के संचयन से वह उपकर बाहुल्यों से उन वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसे बड़े अखंडर के साथ सफलता न दे रखा है। यानी कह रहे हैं कि मनुष्य आज इस हद तक पहुंच गया है कि वह आज सब कुछ पा सकता है, जो चाह लेना वो सब कुछ पा सकता है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंग के लिए निस्वेश भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यानी कह रहे हैं कि भले नाखून अपना काम कर रहा हो, लेकिन नाखून बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे कभी बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य उसे हमेशा काट ही देगा। समझ गए ना? ये प्यारे बच्चों आपका ये निबंध था, आपका ये चैप्टर था, क्योंकि चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है ना? ये आपका चैप्टर था प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया। ठीक है ना? और ये चैप्टर समाप्त तो हो ही गया। अब अगली क्लास में ना इस चैप्टर में कुल 12-13 क्वेश्चन है, नहीं 13 क्वेश्चन नहीं, 16 क्वेश्चन है, जिसमें एक तो कहानी का सारांश है। तो कहानी का सारांश भी हम आपको कल ही बता देंगे, और बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस सारे क्वेश्चन का एकदम बढ़िया से आंसर हम आपको कल बता देंगे। ठीक है ना? आंसर हम आपको कल बता देंगे, और कल हम आपको इसका पूरा क्वेश्चन बता देंगे और पर्सन ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक सप्ताह में हम 2 चैप्टर खत्म करेंगे और दोनों चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे।
बताइए ये चैप्टर पढ़ करके आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बताइए प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके, ये चैप्टर पढ़ करके आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए ना, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लगा कि नहीं लगा। परमाणु के बारे में बताइए। अरे भाई परमाणु के बारे में बताएंगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा, अभी क्लास भी है ना, 50 मिनट के बाद अभी क्लास भी एक और हमारा स्टार्ट होने वाला है ना एप्लीकेशन पर। सारे बच्चे एप्लीकेशन पर आ जाइएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से बताइए क्लास कैसा लगा? बहुत ही मस्त सर, इंटरेस्टिंग क्लास सर, बहुत ही बेहतरीन सर। हम आपको इस क्लास में बहुत बातें बताए हैं जो कि चैप्टर के अलावा भी था, समझ गए ना? तो चलिए प्यारे बच्चों अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। बहुत अच्छा लगा क्लास सर, बहुत बढ़िया है। सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर बहुत अच्छा क्लास लगा, अच्छा लगेगा भी, और आगे भी कोशिश करेंगे किसी तरीके से अच्छा लगते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त किया जाए, और नीचे कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होता है कि क्लास खत्म होने के बाद ना बस हम एक ही चीज का उम्मीद करते हैं, और वो है कमेंट। और कमेंट आप लोग करते हैं ना तो हमें पता चल पाता है कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा ना, तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसा लगा। कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगा भी तुरंत कमेंट करिएगा कि सर हमें क्लास कैसा लगा, ठीक है ना? और प्यारे बच्चों जो चैनल पर बच्चे नए हैं ना वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अपना परिवार अब जल्दी ही 9 लाख का होने वाला है, बहुत जल्द प्यारे बच्चों 9 लाख का होने वाला है, ठीक है? बहुत जल्द अपना परिवार 9 लाख का हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।